नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगे आपके काम के। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। गुरुग्राम में रविवार को पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। जहां पैरालंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकार की ओर से इनामी राशि दी गई। 19 खिलाड़ियों को 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरस्कार राशि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 23A की नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी में टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेताओं का सम्मान समारोह हुआ, जहां पैरालंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर हरियाणा के 19 खिलाड़ियों को 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि रहे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि बड़ी प्रसन्नता है कि आज टोक्यो पैरालंपिक के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का सम्मान करने का अवसर मिला है। उनको सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों और अभिभावकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि आपके समर्थन और प्रोत्साहन का खिलाड़ियों की उपलब्धि में बड़ा योगदान रहा है। मुझे सचमुच में मन में बहुत प्रसन्नता है कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का सम्मान करने का अवसर मिला है। I feel immensely happy that our children, our youngsters, they made history and they made all of us proud. The entire nation really compliments them and salutes them for the performance they have shown. आपको सम्मानित करके मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर आप जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का, प्रशिक्षकों और आपके अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन, बिकॉज कोचेस आल्सो और मेंटर्स आल्सो। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरियाणा सरकार और हरियाणा के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। मैं विशेष रूप में हरियाणा प्रदेश को अभिनंदन करना चाहता हूं। अपना देश के लिए 19 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक और रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल है। इसमें से 6 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसलिए विशेष रूप में जब मुझे मनोहर लाल जी ने बताया तो मैंने तुरंत स्वीकार किया, मैं जरूर हरियाणा आऊंगा और इन बच्चों से मिलूंगा, क्योंकि उनको अभिनंदन करना, प्रोत्साहन करना। हरियाणा हैज शोन ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस। यू हैव रियली shown the valor and the potential of this great land Haryana. यहाँ का 19 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में देश की सफलता में हरियाणा का योगदान अभिनंदनीय है। वहीं पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे पैरालंपिक खिलाड़ी पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शरीर में हुई कमी को पीछे छोड़ते हुए ये खिलाड़ी मेडल हासिल करने के लिए शीर्ष तक पहुंचे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत मेडल जीते हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि अगले ओलंपिक के लिए खेल राज्य मंत्री ने 100 प्रतिभागी और 50 मेडल का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट की चिंता नहीं करना और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल लाना ही लक्ष्य रखना होगा। हमारे जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, ये हमारे लिए सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। सारे समाज को इनसे प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई शारीरिक कमी है तो उस कमी को कैसे अपनी प्रतिभा में बदल करके और किस प्रकार से अपने उस चुनौती को यानी एक सामना करते हुए अपने हौसले से आगे बढ़ करके और इन चुनौतियों को पार करके शीर्ष मेडल तक लाने में सक्षम हुए हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। इसी प्रकार हरियाणा हमारा, जैसा पहले बताया कि खेलों में
हम देश में अग्रणी स्थान रखते हैं, खेलों का हब हरियाणा कहलाता है, लेकिन अभी हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब दुनिया की टैली देखते हैं तो दुनिया की टैली में हमारा देश कहीं 25वें 28वें, ओलंपिक में 45-46 स्थान पर आया, पैरालंपिक में 25-26 स्थान पर आया। हम पहले ऊपर के स्थानों पर आए, ये हमारी कसक है। और देश अगर वहां लाना है तो हरियाणा को भी अपनी और भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। हमारे खेल मंत्री जी ने कहा कि इनका एक टारगेट जो दे रहे हैं कि अगली बार 100 खिलाड़ी जाने चाहिए, 50 पदक लाने चाहिए। मैं तो खेल मंत्री जी को ये कहूंगा, बजट की चिंता मत करना। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि वो समय चला गया जब इन खिलाड़ियों को उनकी इनामी राशि साल 2 साल में मिलती थी, लेकिन अब जिस दिन सम्मान समारोह होता है उसी दिन उनके बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है। कि जो राशि इनको दी जाती है, गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपया, सिल्वर 4 करोड़ रुपया, ब्रॉन्ज 2.5 करोड़ रुपए, ये जिस दिन कार्यक्रम होता है उसी दिन उनके खाते में पहुंचता है। आज जैसे ये मंच से उठ करके घर तक पहुंचेंगे, यद्यपि आज रविवार है, लेकिन हमने रविवार बैंक के लोगों को निवेदन किया है कि थोड़े समय के लिए आप अपने बैंक के सारे ऑनलाइन सिस्टम खोल के रखना कि हम यहां से इनको सम्मानित करें, इनके खाते में सारी राशि पहुंच जाए। ये आज हम करके दिखाएंगे। इसलिए वो समय चला गया कि जब इन खिलाड़ियों को अपने इनाम की राशि साल 2-2 साल बाद मिलती थी। ठीक कहा हमारे कुछ खिलाड़ियों ने कि जो राशि मिलती है इसके कारण से इनको आगे के अभ्यास करने में लाभ मिलता है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार सुविधा देने पर तेजी से काम कर रही है। टोक्यो में 54 खिलाड़ी गए जिन्होंने 19 पदक हासिल कर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। इन खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। सलाम ऐसे खिलाड़ियों को। पैरा खिलाड़ी हमारे हीरो हैं। खिलाड़ियों को पदक के लिए नहीं बल्कि बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। खिलाड़ियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे 54 खिलाड़ी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पैरा ओलंपिक्स में, उसमें से 19 मेडल आए और 19 मेडल जो कि अभी तक की हिस्ट्री है कि पूरे भारत के जितने मेडल हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे इस एक ही ओलंपिक्स में मेडल आए हैं। और हरियाणा के जिसमें से 6 मेडल हैं, चाहे वो सुमित हो, मनीष हो, योगेश हो, सिंहराज जी हो, हरविंदर जी हो, इन्होंने देश के लिए मेडल जीते। एबल ओलंपिक्स में भी और पैरा ओलंपिक्स में भी हरियाणा जो है बाकी राज्यों से बेहतर कर रहा है और बाकी राज्यों से अव्वल आ रहा है। ऐसे ही आता रहे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लगातार अपना कार्य करता रहता है। मेरा मानना है कि इन खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर अपना सम्मान नहीं बढ़ाया, इन्होंने मेडल जीतकर मेडल का सम्मान बढ़ाया, क्योंकि ये खिलाड़ी बने ही मेडल के लिए, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने चाहे वो मेडल जीता है नहीं जीता, मेरे लिए और हमारे पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए यहां तक पहुंचना मेडल से कम नहीं है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि फरीदाबाद में 6 एकड़ जमीन पर पैरालंपिक भवन बनाया जा रहा है, जिससे हरियाणा सरकार पैरालंपिक स्पोर्ट्स सेंटर बनाएगी, जिसमें हॉस्टल की सुविधा भी होगी। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। पैरालंपिक में पदक विजेताओं को जो इनामी राशि दी गई है उसमें कुल 19 खिलाड़ियों को सरकार ने 27 करोड़ से ज्यादा की राशि दी है और उन सभी खिलाड़ियों के नाम इस तरह से हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मान दिया गया है, उसमें स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, रजत पदक विजेता भी हैं, और किस तरीके से ये इनामी राशि इन सभी खिलाड़ियों को दी गई है वो आपको हम बता रहे हैं। किस खिलाड़ी को कितनी राशि दी गई है। चौथे स्थान पर रहे खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया गया है उसमें तरुण हीरो भी हैं, जिनको 50 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई। चौथे स्थान पर रहे खिलाड़ियों को जो सम्मान मिला है उसमें विनोद कुमार भी हैं, जिनको 50 लाख रुपए की राशि दी गई। इसके साथ ही प्रतिभागी खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया गया उसमें अरुणा तंवर हैं, जिनको 15 लाख रुपए की जो राशि है वो दी गई है। दीपक सैनी को 15 लाख रुपए की राशि दी गई।
इसके साथ ही राहुल जाखड़ को 15 लाख रुपए की, प्रतिभागी खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया गया वो अब आपको हम बता रहे हैं। जयदीप बेसवाल की बात करें तो इन्हें भी 15 लाख रुपए का जो सम्मान है, पुरस्कार राशि उनको मिली है। इसके साथ ही रामपाल, उनको भी 15 लाख रुपए दिए गए। पैरालंपिक में पदक विजेताओं को जो सम्मान दिया गया है, किसको कितनी राशि दी गई ये आपको यहां हम बता रहे हैं। प्रतिभागी खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया उसमें धर्मवीर भी हैं, जिनको 15 लाख रुपए की जो राशि है वो दी गई है। इसके साथ ही टेकचंद को भी 15 लाख रुपए की राशि दी गई। अरविंद मलिक की बात करें तो उन्हें भी 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई है। एकता भयान, जिन्हें 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई है। गुरुग्राम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीनबंधु सर छोटू राम के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया, पुस्तक का नाम सर छोटू राम राइटिंग एंड स्पीचेज है और इस किताब के 5 खंड हैं, जिसे हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी ने प्रकाशित किया है, जिसमें सर छोटू राम के व्यक्तित्व को संकलित किया गया है। पुस्तक विमोचन के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर छोटू राम स्वाधीनता आंदोलन के अनेक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में या समुदाय में काम किया है और लोगों को शोषण के खिलाफ जागरूक किया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सर छोटू राम ने गरीबों और कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। हमारा स्वाधीनता आंदोलन के अनेक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपना क्षेत्र में या समुदाय में काम किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कामों का महत्व क्षेत्र या समुदाय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देशव्यापी था। ऐसे महापुरुष हर क्षेत्र, हर वर्ग में हुए, जिन्होंने शोषण और अन्याय के खिलाफ लोगों को जागरूक किया, उन्होंने संगठित किया है। जरूरी है कि इन विभूतियों के जीवन और कामों से देश को परिचित कराया जाए, उन्हें देश के इतिहास में सम्मान के साथ स्थापित किया जाए, जिससे आने वाले पीढ़ियों स्वाधीनता आंदोलन में विभिन्न क्षेत्र और वर्गों के संघर्ष से भी परिचित हो सके। स्वाधीनता आंदोलन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं था, स्थानीय समुदायों के स्तर पर वह सामाजिक आर्थिक सुधार का भी आंदोलन था, वह सांस्कृतिक जागरण का आंदोलन था, कल्चरल रिनेसांस। सर छोटूराम जी, if you go through his life, his teachings, his writings, is a man of renaissance. बहुत ही इस प्रकार से अंग्रेजों के कार्यकाल के दबाव में उनको एक दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। कैसे कानून बनाकर और किसानों के जीवन को सुखी किया जा सकता है, मजदूरों के जीवन को सुखी किया जा सकता है, ऐसी मुहिम उन्होंने चलाई। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। इस दौरान उन्होंने पंजाब के नए मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कहा है कि वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो अपनी गाड़ी में कौन सा इंजन लगाएं ये उनकी सोच है, लेकिन जो इंजन एक एक कदम टॉस करके चलता हो तो पंजाब में उसका हाल क्या होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई लेवल कमेटी हमने गठित की ताकि किसानों से बात कर दिल्ली जाने वाले रास्तों को खुलवाया जाए, लेकिन इस कमेटी की पहली बैठक में एक भी किसान नेता नहीं पहुंचा। इसके साथ ही अनिल विज ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस आंदोलन में जो कुछ हो रहा है या करवाया जा रहा है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग ही तो करवा रहे हैं। कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है। अब वो अपनी गाड़ी पे कौन सा इंजन लगाए, ये उनका सोच है, लेकिन जो इंजन एक एक कदम टॉस करके चलता हो, क्या हाल होगा पंजाब का, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं, उनकी मर्जी है। हमने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई लेवल कमेटी गठित की कि इनसे बातचीत करके जो दिल्ली को जाने का रास्ता है वो खुलवाया जाए।
और लोगों की जो दिक्कत है, जो इंडस्ट्री तबाह हो गई वहाँ की आसपास की सारी, उनका समस्या का समाधान किया जाए और बातचीत से समस्याओं का हल करना प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंग है। अब किसान जो कुछ कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग ही तो करवा रहे हैं उनसे। अन्यथा 1 साल तक आंदोलन चलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर उसमें कांग्रेस का एजेंडा ना हो और ये जो जगह जगह पर हिंसक घटनाएं हुई हैं वो ना हो, तो आंदोलन आंदोलन है। हमने कभी आंदोलन का इतराज नहीं किया और हमने कहा है कि आपका अधिकार है, प्रजातंत्र है देश में, आप आंदोलन करिए, लेकिन इनके आंदोलन पर कांग्रेस का एजेंडा हावी है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है कि जनता दरबार में प्रदेश के हर क्षेत्र, हर जिले से हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं शिकायत लेकर आती हैं और शिकायतों का मौके पर ही निपटान कर दिया जाता है। कुछ शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत मेरे काम के रास्ते में कभी रुकावट पैदा नहीं कर सकती और मैंने कोशिश की है कि लोगों का काम करूं। कोरोना होने के बावजूद मुझे ऑक्सीजन लगी हुई थी और मैंने इसी सचिवालय में 1 महीने तक ऑक्सीजन लगाकर काम किया था, क्योंकि काम करना मेरा जुनून है और मैं समझता हूं कि सबको काम करना चाहिए। मेरी जो तबीयत है वो कभी भी मेरे काम के रास्ते में रुकावट नहीं। मैंने कोशिश की है कि मैं लोगों का काम करूं और आपने तो खुद देखा है कि कोरोना के बाद जब मुझे 24 घंटे की ऑक्सीजन लगी हुई थी तो इसी सचिवालय में 1 महीना मैं ऑक्सीजन लगा कर भी बैठा, तो भी मैंने काम किया। काम करना मेरा जुनून है और मैं समझता हूँ कि सबको काम करना चाहिए। सिरसा में बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। इस दौरान पंजाब में नए मुख्यमंत्री बनने समेत बिजली विभाग को लेकर भी अहम जानकारी उनकी ओर से दी गई। हरियाणा प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा में कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आदेश है कि बिजली विभाग बेहतर तरीके से चलाया जाए, जिसकी वजह से पूरी टीम ने एक मत से काम किया और यही वजह रही कि हमारे विभाग का रेवेन्यू बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगा, जिसकी बदौलत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गौशालाओं के लिए 7 रुपए से कम कर 2 रुपए यूनिट बिजली कर दी। वहीं ओवरऑल 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरों में कमी कर दी गई है, जिसका कंज्यूमर को फायदा मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत चाह रहे हैं, उनकी बड़ी मुझे सपोर्ट है कि डिपार्टमेंट को बढ़िया चलाओ और पूरी टीम ने, पूरे जो हमारे ऑफिसर्स ने बहुत यूनिटी से आपस में एक मत हो के हम सब काम कर रहे हैं। उसका हमें लाभ ये मिला कि हमारा रेवेन्यू बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। उस रेवेन्यू बढ़ने का ये हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गौशाला में 7 से जो रुपया था पर यूनिट वो 2 रुपये कर दिया, बहुत बड़ा कंसेशन दिया है। नंबर 2, 37 पैसे पर यूनिट जो बिजली में कम करा है वो बहुत बड़ा है कि हमें पूरे स्टेट एक्सचेकर पे 1200 करोड़ रुपए का हमें साल का घाटा आ रहा है, कंज्यूमर को फायदा हो रहा है। 1200 करोड़ रुपए एकदम कंज्यूमर को माफ कर दिया। वहीं उन्होंने बताया कि बिजली बिल पेंडिंग का निपटारा करने के लिए सीएम मनोहर लाल ने फैसला लिया है कि पेंडिंग बिजली बिल का 25% जमा करवाने के बाद बाकी बचे अमाउंट की किस्तें बनाकर बिल जमा करने की सुविधा दी जाए।
चाहे वो इंडस्ट्री का था, चाहे कोल्ड स्टोरेज का था, चाहे कोई कंज्यूमर का था, मतलब छोटे उपभोक्ता से लेके बड़े से बड़े आदमी तक, चाहे आरओ का था, जिनका कनेक्शन कट गया था नॉन पेमेंट ऑफ बिल की वजह से। जहाँ किसी की तरफ बिल हो गया हमारा 2 करोड़ रुपया, वो बिल भर नहीं सकता, फैक्ट्री नहीं चल रही, हम अपना बढ़ा के उसे 3 करोड़ कर लें, 4 करोड़ कर लें, कोई पैसा तो आ नहीं रहा था। तो मैंने सीएम साहब से उनसे डिस्कस किया, वो एग्री हो गए। हमने अब फैसला कर दिया कि पहले 25% जमा कराओ, उसके बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना दो, जितना अमाउंट है उसी हिसाब से 8 या 10 जितना वो कितनी पेमेंट दे के करा सकता है वो कर दिया। और अब सब कनेक्शन जो ऐसे थे वो आज से हमने शुरू कर दिया कि वो अपना कनेक्शन कराएं और अपनी बिजली चलाएं। उसमें हमारा जब बिजली चलेगी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, जो एक रुकी हुई पेमेंट थी वो हमारी आ जाएगी। इसका डिपार्टमेंट को और उपभोक्ता दोनों को बहुत बड़ा फायदा है। पहली बार एक बड़ा हिस्टोरिकल फैसला हुआ है। वहीं पंजाब में रणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर रणजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस के इस फैसले से वो रसातल में चली गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने को लेकर काफी समय से पंजाब में हल्ला चल रहा था, जिसके चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर ही वोट लिए, लेकिन आने वाले चुनावों में कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। केवल बीजेपी और अकाली दल में मुकाबला होगा, आम आदमी पार्टी भी कहीं नहीं दिखेगी। कि वहाँ ये जो फैसला हुआ है इससे कांग्रेस रसातल में गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस को ही पिछली बार वोट मिले थे, वो इंडिस्पेंसेबल हैं आज के दिन कांग्रेस में, और उसे सब लोगों ने हल्ला मचा के चलो उसे हटा दिया। एक शाही परिवार से था, अपनी स्वाभिमानी आदमी था, उसने इस्तीफा दे दिया। पर अब कांग्रेस का मैं समझता हूँ कि जो हरियाणा में स्थिति हुई थी वो ये कांग्रेस 5-4 पे जाएगी, कांग्रेस खत्म है। अब वहाँ फाइट जो आएगी वो अकाली और बीजेपी में आएगी, जनता पार्टी पे नीचे चली जाएगी। जो बहुत बड़ा सिख वोट बैंक है वो अकाली दल को माइग्रेट होगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा। या जो सेमी अर्बन सीट है वहाँ वो जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा उसे पड़ेगी। आम आदमी पार्टी का भी कुछ पंजाब में नहीं बनेगा। पिछली बार थोड़ी सीटें आ गई थी, अब वो मामला नहीं रहा। वहाँ फाइट अकाली दल और बीजेपी में रहेगी। वहीं किसान आंदोलन का पंजाब चुनावों पर प्रभाव को लेकर किए गए सवाल के जवाब में रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कुछ किसान नेता चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन वो जनता के वोट नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के रसातल में जाने का मुख्य कारण राहुल गांधी हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व नहीं दे सके। पॉलिटिकली लोग बहुत सियाने होते हैं, देख के देते हैं। जो किसान आंदोलन में बैठ के एक्सप्लॉइट करके लोगों को लेना चाहिए, उन्हें वोट नहीं मिलेगा। ये लोग अपने अगले कल काम लेने होते हैं। पॉलिटिकली जो जमे आदमी होते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। कोई अपनी लॉयल्टी पॉलिटिकल आदमी से बदलने से पहले 100 बार सोचता है। दूसरा, कांग्रेस का रसातल में जाने के एक ये भी कारण है कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस संभाली है, कांग्रेस बहुत नीचे जा रही है। वो मतलब पार्लियामेंट में पहले 44 सीट थी, फिर 40 पे आ गई। अगली बार मैं समझता हूँ इससे भी नीचे जाएगी। वो लीडरशिप दे नहीं सके। जैसे एक कहते हैं, चाणक्य ने कहता है कि बिना सेनापति के फौज की वो स्थिति होती है जो एक भेड़ बकरियों के झुंड के साथ अगर गवाला नहीं हो तो भेड़ें कोई इधर निकल जाएगी उधर निकल जाएगी। आज कांग्रेस में कोई सेनापति नहीं है। वहीं तीसरे मोर्चे के गठन के सवाल पर जवाब देते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि तीसरे मोर्चे जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार तीसरा मोर्चा बन चुका है, लेकिन पहले 2 बार बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे। लेकिन इस बार तीसरे मोर्चे के पास कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं, और उन्हें नहीं लगता कि ओम प्रकाश चौटाला, चिराग पासवान, तेजस्वी या फिर अरविंद केजरीवाल इसे चला पाएंगे। सिरसा से जनता टीवी के लिए दिनेश खनघस की रिपोर्ट। वहीं पंजाब में बने मुख्यमंत्री को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बधाई दी है। साथ ही कहा कि पंजाब कांग्रेस आगामी चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह के आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगाए वो गंभीर हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज से छोटे बच्चों के स्कूल सुचारू रूप से खोल दिए गए और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। शुभकामनाएं हैं और वो ठीक से पंजाब की सरकार चलाएं और लोगों की सेवा करें। बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। देखिए, चुनाव तो वो उनकी पार्टी है जिसके नेतृत्व में वो लड़ना चाहते हैं,
अब चाहे वो चन्नी के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं, चाहे सिद्धू के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन सिद्धू पे जिस प्रकार के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लगाए वो काफ़ी गंभीर है और निश्चित तौर से विचारणीय है। नहीं, अभी तक तो कोई फीडबैक हमने लिया नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से जिस प्रकार से पहले हमने चौथी से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल खोल रहे, जिस प्रकार से वो सफल रहे, इसी प्रकार से पहली से तीसरी का भी है हमारा प्रयोग सफल रहेगा और निश्चित तौर से अच्छी संख्या में बच्चे आएंगे। पहले भी हमारे पास 55% से ज़्यादा बच्चे इस टाइम तक, टोटल में 55% से ज़्यादा बच्चे अभी स्कूल में आना शुरू कर दिया उन्होंने। और कुल मिला के ईश्वर की कृपा से सारा कुछ ठीक है, कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई। यानी कि प्रदेश में अब स्कूल पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल अब पूरी तरह से चल रहे हैं, क्योंकि 1 से तीसरी क्लास तक के जो स्कूल थे वो अभी तक बंद चल रहे थे। लेकिन अब प्राइमरी स्कूलों को भी पूरी तरह से सरकार ने खोलने के बार बार कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत, भगवान ना करे ऐसी हालांकि दिक्कत आए, अगर होती भी है तो हम स्कूलों को फिर से दोबारा बंद करने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करेंगे। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।